वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क की अदालत में हाजिरी। अदालत ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत में कहा कि ईमानदार आदमी हूं, मुझे घर से अगवा किया गया, अब भी वेनेजुएला का सदर हूं। पेशी के बाद अदालत ने मादुरो को दोबारा हिरासती मरकज भेज दिया। दूसरी जानिब वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बयान में कहा कि अमरीकी फौजी कार्रवाई में आलमी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीकी तहवील में है, जिससे वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते पर असरात मुरतब होने का खदशा है। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान ने वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूद ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि दुनिया पहले ही मुतादिद बहरानों का शिकार है। बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए नए खतरात को जन्म दे सकती है। पाकिस्तान वेनेजुएला में हालिया पेशरफ को गहरी तशवीश की नज़र से देखता है। वेनेजुएला के अवाम की आज़ादाना मर्जी के मुकम्मल एहतराम के साथ और किसी भी बैरूनी मुदाखलत से पाक है। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की, खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्ट्रेटेजिक राब्ते मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक़। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ अमूर पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, अवामी और सक़ाफ़ती तबादलों में ताउन गहरा किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में हैं। झीलें जम गई, बर्फबारी के बाइस पहाड़ सफ़ेद हो गए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गई। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद जब धूप निकली तो नज़ारे और भी दिलफरेब हो गए। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। हफ्ता और इतवार को पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक साइबेरियन हवाएं फाल होने से सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्के है। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। कराची वाले सर्दी इंजॉय कर रहे हैं सुबह से, बल्कि 2 दिन से मैं कहूँ कि अगर अच्छी हवाएं चल रही हैं तो ऐसा गलत नहीं करता। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सर्दी में आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अब सर्दी की बात शुरू हो ही गई है तो पूरे मुल्क में ही सर्दी बढ़ती चली जा रही है और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है। अब इस पर महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में आने वाला है और दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है। यानी कि वो तमाम लोग जो कराची में तरस रहे थे कि सर्दी कब आएगी, तो महकमा मौसमियात ने आपको बता दिया है कि सर्दी अब आएगी, लेकिन रहेगी कितनी, ये एक सवाल है जिसका बाद अज़ां जवाब दिया जाएगा। फ़िलहाल पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग है। शदीद धुंध ने मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर कर रखा है और मुतादिद मोटरवे के रूट्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। और आप पंजाब के जितने भी मैदानी इलाके हैं जहाँ से ये गुज़र रही हैं मोटरवेज़, वहाँ पे हद्द निगाह जो है वो इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करने में भी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। एट द सेम टाइम कश्मीर की नील फेरी मेडोज झील जम चुकी है। पारा -10 डिग्री तक गिर गया है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आइंदा दिनों में सर्दी मजीद सख्त होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऑलराइट, इसी के साथ साथ ये आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये कश्मीर से लेके वैसे कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, चित्राल, हर जगह बर्फ़ ने इस वक्त हसीन नज़ारे बिखेरे हुए हैं। चेयर लिफ्ट चाहे वो मरी पटरियाटा की हो या फिर वो मालम जब्बा की, स्पेशली दिस इज मालम जब्बा। हाउ कैन आई सो पाकिस्तानीज आर एक्चुअली इन पाकिस्तानीज आर एंजॉयिंग स्नो, खासतौर पर अपर एरियाज में जो जा रहे हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तान को एक अच्छी खुशी पाकिस्तानियों को, क्रिकेट फैंस को आज मिल सकती हो। कल मिलेगी बाय द वे। इन द फाइनल ऑफ ट्रायंगल। पाकिस्तान पहुंचा है श्रीलंका सीरीज खेलने के लिए
और बाय द वे आज अंडर 19 का भी शाहीन्स का मुकाबला है। इसी के लिए मैं बात अंडर कर रही 19 हूँ अंडर 19 के लिए ओह अगेंस्ट जिम्बाब्वे। या दैट इज व्हाई आई सेड कि हो सकता है कि हमारी अरे जो अंडर 19 हो सकता है टीम क्यों सादिया है वो होगा। एक और ट्रॉफी अपनी बकेट में डाल सके। सो इट इज गोइंग टू बी गुड डे फॉर पाकिस्तान इफ पाकिस्तान मैनेज टू विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे इस सारे इन के हरारे। बीच में वो जो एशिया की दूसरी बड़ी बेस्ट टीम थी अकॉर्डिंग टू इरफान पठान, वो कहीं नजर नहीं आ रही, ओहो चाहे वो सो नेशनल के हो चाहे वो अंडर सैड। 19 के हो। तो अच्छा, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान का कंटिंजेंट जो है वो श्रीलंका भी पहुंच गया है। बहुत ही अहम सीरीज़ है ये, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला वर्ल्ड कप जो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, खटाई में पड़ा हुआ है। खैर हम तो चाहते हैं कि वो हो जाए, तो उसकी एक ड्रेस रिहर्सल प्रेपरेशन जो है उसके लिए भी एक अच्छी ये सीरीज़ हो सकती है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। रिमेंबर, पाकिस्तान अपने फुल थ्रॉटल स्क्वाड के साथ नहीं जा रहा है। तो चले, ये तो हमने बात कर ली, और नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सलाहियतें मनवाने, गलतियों से सीखने का सुनहरी मौका है। मीनवाइल एशेस जो है इस वक्त ज़बरदस्त चल रहा है, और वंस अगर आप ये समझें कि इंग्लैंड ने 384 अच्छा टारगेट, अच्छा टोटल पहले इनिंग्स में बनाया, जो रूट ने सेंचुरी की, ये ऑस्ट्रेलिया वाले ना, दे आर मॉन्स्टर्स। Yeah, they know how to turn the मॉन्स्टर्स, tables around, and also यस। they are mentally so strong. And खास तौर पर we've seen them doing so well coming out of the downs and clinching actually the series. और Ashes में हम ये देखते हैं कि somehow Australians just go all out. So yeah, there is a possibility that they are able to come out of it. तो इस सब पे तो हम शो में आगे चल के बात करेंगे। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की वेनेजुएला पर बराह रास्त फौजी कार्रवाई, सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, और फिर ट्रंप की धमकी आमेज बयानात ने लैटिन अमेरिका को एक नए और ख़तरनाक बहरान में धकेल दिया। बल्कि इसका कैनवस वसी कर ले, सिर्फ लैटिन अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि क्या क़यामत तो नहीं आने वाली 2026 में, जिस हिसाब से न्यू Absolutely, वर्ल्ड people are डिसऑर्डर बनाया worried. जा रहा है। People are worried कि जब भी कभी हम ये देखते हैं कि यूएसए किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करता है, तो वो एक साल या चंद महीने का नहीं होता, इट गोज़ फॉर ओवर ईयर्स एंड समटाइम्स ओवर डेकेड्स, और उसका पूरी दुनिया की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिर्फ यूएसए को ही अफेक्ट नहीं करती हैं उस मुल्क को। सो आई थिंक Yes. ये एक टेक है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खित्तों में सूरत हाल इतनी संगीन है। ऐसे में अगर यूएसए किसी लड़ाई में कूदता है तो वो दुनिया के लिए तशवीशनाक भी है। अच्छा, अब कल जो पेश किया गया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, एंड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल किडनैप किया गया मादुरो को, उनको न्यूयॉर्क लाया गया और वहाँ पे उनको अदालत में पेश किया गया। अब अदालत के अंदर तमाम तर मामला क्या हुए हैं, दीज आर द जनाब विजुअल्स, जहाँ पे निकोलस मादुरो को ले जाया गया है और उनको अदालत में पेश किया गया। जिस तरह से क्रिमिनल की तरह पेश किया गया, यानी उनको और उनकी अहलिया को हैंडकफ किया चार्जेस भी गया, नहीं, उनको जंप सूट्स पहनाए गए, yeah. ये सारी चीज़ें बड़ी एक क्वेश्चनेबल हैं। एट द सेम टाइम जो मादुरो का बयान था, उन्होंने कहा आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, और उन्होंने तमाम तर जो उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तरदीद भी कर उन्होंने दी कहा है। कि सर मैं मासूम हूँ। हमारे साथ मौजूद है फैसल शाह, जो कि मुकामी सहाफ़ी हैं। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है फैसल। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कल जो पेशी हुई है मादुरो की, कितनी देर तक रही ये पेशी, क्या कुछ बात होती रही, और इसको कितना आगे डिले किया गया है अगली हेयरिंग? जी वालेकुम साहब, और आपके सारे देखने वालों को गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। ये morning to you. पेशी बड़ी ही मुख्तसर रही है, 1 घंटे से भी कम वक्त तक, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था। एक तो बड़े ही दिलचस्प अंदाज में उन्हें लाया गया और उसको पूरी तरह से एडवर्टाइज किया गया। तो ये क्योंकि 12 बजे का टाइम था अदालत का, और तकरीबन 12:25 पर अंदर से जो पहली खबर आई थी वो ये थी कि उन्होंने जुर्म जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उस हवाले से कोई भी इल्ज़ाम तस्लीम नहीं किया। तो ये सारा मामला तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट के दरमियान, जो पहले 20 से 25 मिनट्स हैं उसमें देखा गया कि जो जज साहब थे, ज़ाहिर है उन्होंने तारुफ पूछा मादुरो का कि आपका तारुफ क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं वेनेजुएला का सदर हूँ, और बाकी जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उन्होंने वो सारी चीज़ें मेंशन की कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं एक डिसेंट इंसान हूँ और मुझे अगवा किया गया है। ये मुख्तसर कार्रवाई थी जो कि इब्तदाई 20-25 मिनट में, यही इंट्रोडक्शन और बाकी उनके हवाले से जो चार्जेस हैं, जो 3 तरह के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, वो उन्हें एक्सप्लेन किए गए, और फिर उनकी अहलिया से भी उनका तारुफ पूछा गया। उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह के जवाबात दिए।
तो अभी इसकी कोई हतमी तारीख तो नहीं है कि राइट। कब तक ये नेक्स्ट इसका प्रोसीडिंग होना है, क्योंकि रैपिडली होती हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जो अटॉर्नी हैं इनके, वो काफ़ी जाने माने अटॉर्नी हैं। उनकी तरफ से ये आज मीडिया को बताया गया था कि ये मामला तेज़ी के साथ भी हो सकता है। और जो ओके। सबसे अहम फैक्टर है, जो सबसे अहम चीज़ हुई, वो उस वक्त हुई जब कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद मडोरो वापस लौट रहे थे सिक्योरिटी हिसार में, तो एक शख्स ने उन्हें कहा कि आपको वेनेजुएला के लोगों के ऊपर ढाए जाने वाले मज़ालिम का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आई एम द मैन ऑफ गॉड, और मैं प्रिजनर ऑफ वार के तौर पर अपना केस जीतूंगा और वापस जाऊंगा। अब ये आपके देखने वालों के लिए जरूर इंफॉर्मेशन ऐड करता चलूं कि ये कोई पहला इस तरह का अबडक्शन नहीं है। अमरीकी मदाफत के नतीजे में किसी कम से कम जनूब अमरीकी मुल्क के किसी सरबराह को इस तरह से अगवा करना और उसे अमरीका लाना जी। और उसे अमरीकी अदालतों के सामने रूबरू पेश करना। 1989 में पानामा के सदर को इसी तरह से या उठा लिया गया था, अगवा किया गया था। वो अमरीका आए, उनके ऊपर इसी तरह से केसेस चले, नार्को ड्रग्स और बाकी जो भी वेपन्स के हवाले से। उन्होंने 20 साल अमेरिकी अदालतों में अपना केस लड़ा। एब्सोल्युटली। 20 साल बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला और उन्होंने अपना केस स्टैब्लिश किया था कि आई एम द प्रिजनर ऑफ वार। तो उसके तहत वो केस जीत गए थे। तो यहाँ ये चीज इस वक्त बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के तौर पर पेश की जा रही है कि वैसे इस तरह की ये चीजें हो बताइएगा, सकती है। अच्छा इस दफ़ा जो मीडिया है यानी यूएसए का जो मीडिया है उसका झुकाव वेनेजुएला की तरफ कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट अदरवाइज जब हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क के ऊपर यूएसए की जानिब से हर्जा सराई की जाती है, अटैक किया जाता है, जवाब जो भी हो उसके पीछे, तो पूरा का पूरा मीडिया, नॉट जस्ट द यूएस मीडिया बट द अदर इंटरनेशनल मीडिया यूएसए की साइड पर खड़ा होता है। इस दफ़ा ऐसा नज़र नहीं आ रहा। व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन अराउंड द इंटरनेशनल मीडिया राइट नाउ? इस वक्त जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल मीडिया है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसे लेफ्ट विंग का मीडिया भी कहा जाता है, या वो इस वक्त ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सदर ट्रंप ने ये कहा कि अब हम इंचार्ज हैं वेनेजुएला के। वो उस खातून अपोजिशन उम्मीदवार की हमायत क्यों नहीं कर रहे जिसने 2024 के इंतखाबात में मैक्सिमम वोट हासिल किया था, और उसका इस वक्त उसकी पोजीशन बनती थी। अगर वेनेजुएला से रजीम चेंज ही करना था, तो वो जो मारिया कोरिनो हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, तो उनकी बात सदर ट्रंप क्यों नहीं कर रहे? ये वो बात है जिस पर लेफ्ट विंग का मीडिया बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में तनकीद ये हो रही है कि इंटरनेशनल लॉ, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, जो क्लियरली कहता है कि आप एक सामन को बाई फोर्स इस तरह से उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तो ये हवाले दिए जा रहे हैं। राइट। और ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि माजी की बहुत सारी हिस्ट्री है, वो सारी सबके सामने है। और सदर ट्रंप को लेकर बिलखुसूस तनकीद इसलिए लेफ्ट विंग का मीडिया कर रहा है कि सदर ट्रंप 2016, 2019, 2024 और अब 2026 में आकर, ये जो पिछले मैंने अखबार गिने, इन सब में वो ये कह रहे थे कि मैं किसी भी मुल्क के अंदर कभी भी रजीम चेंज का हामी नहीं रहूंगा। जी। ये जो लोग, जो अमरीकी इंतजामिया इस तरह का करती रही है, वो गलत हाँ, करती रही है, लेकिन टाइम वो पर फिर बयान ये करती चीज़ रही इस फैसले सामने आई है, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि इट्स नॉट ओनली द रजीम चेंज। एब्सोल्युटली। हमारे साथ इस मामले पे हमारे साथ रहिएगा फैसल, आपसे मजीद भी हम ज़रा वहाँ की डिटेल्स लेंगे। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय साबिक सफ़ीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। तो बड़े क्लियर और दो टोक अंदाज में सदर ट्रंप अपने अज़ाइम क्लियर करते जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं वेनेजुएला के मामले से। ये सिर्फ नार्को टेररिज्म की हद तक नहीं है मसूद साहब। अब अमेरिका को एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए और इस हिसाब से वो सिर्फ साउथ अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा, दीगर ममालिक अफ्रीका भी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी, वहाँ भी ये तमाम तर मामला हुए हैं। सबसे पहले तो योर इनिशियल टेक ऑन दिस मसूद साहब। पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया, ये जो कार्रवाई हुई है, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? कितना आगे ये जाता हुआ देख रहे हैं इसको? ये गैर मामूली कदम है और अमेरिका ने जो हाल ही में मार्शल स्ट्रेटजी का किया था, उसमें कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई दूसरे में ताकत नहीं। तो ये पैगाम था चीन, रूस और ईरान के बीच बात थे। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि इसमें नार्को टेररिज्म के साथ जो है, शायद वाम जो है कोकेन का है और तीसरा जो है वो असला का है, लेकिन असल में जो है अमेरिका
हिजबुल्लाह की कार्रवाई बखसूस जो है तेल और उनके जो मादनियात इस्तेमाल करना है, तो अमेरिका ये चाहता है कि कम अज़ कम लातीन अमेरिका और उसके ऊपर नीचे भी अमेरिका का इजारा रहे और उसके ऊपर कोई सवाल न उठे, कोई बगावत ना हो। तो ये इस वजह से उन्होंने हमला किया है, ये इसका अमेरिका कम अज़ कम अपने हेमिस्फीयर में बालादस्ती करना चाहता है। कुछ ये खतरा था कि जो बाहर से ममालिक आ रहे हैं, लातीनी अमेरिका सही। और वहाँ जो है लेफ्टिस्ट टेंडेंसीज़ बढ़ रही हैं। हमेशा से रिवायती तौर पर जो है लातीनी अमेरिका के बाद में जो लेफ्टिस्ट रुझान रहा है, तो उससे भी अमेरिका को खतरा था। आपको पता है कि सदर ट्रम्प जो है वो मेगा प्लेटफ़ॉर्म मेक अमेरिका यानी अमेरिका फर्स्ट के प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने इंतख़ाब किया हुआ है और ये जो है बहुत से लोगों की सिस्टम में अमेरिका में है जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी शामिल है। तो इसमें ज़ाहिर है कि अमेरिका में इख्तलाफ पाया जाता है। अमेरिका में जो है तो डेमोक्रेट्स हैं या लिबरल्स हैं, वो इसके खिलाफ हैं। तारकीन वतन भी लातीनी अमेरिका से हैं, वेनेजुएला से हैं, लेकिन बखसूस पूरे के पूरे लातीनी अमेरिका से बड़ी तादाद है, या अमेरिकी शहरी बन चुके हैं या गैर कानूनी तौर पर वहाँ मकीन हैं। तो इन सब पे एतराज़ है इसमें। और आप कि मेरी राय क्या है, तो मैं ये बताऊँगा कि बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन वर्ज़ी है, इससे कोई कानून इजाज़त नहीं देता बैनुल-अक़वामी कानून की अच्छा, बात मसूद खान साहब, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं मौसूल हो रही है, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। और हमारे साथ फैसल भी मौजूद हैं, फैसल से भी इस हवाले से बात करेंगे। ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, मेरे जहन में फैसल की बात आ रही थी, ओवर एंड ओवर आई कांट टेक इट आउट ऑफ माई माइंड, और वो ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से नेतन्याहू के वारंट्स जारी कर दिए गए थे, और उनके लिए तो यूएसए की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, या इवन ये बोला भी जाता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बट वाई वेनेजुएला के सदर, ऑब्वियसली उसके पीछे यूएसए का पर्सनल और नेशनल इंटरेस्ट है, जिसके लिए वो इसको आगे बढ़ा के डोंट यू लेके जा थिंक रहे इट्स न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, जहाँ पे जिसको गिरफ्तार करना चाहिए वो होते नहीं। हमारे पड़ोस में जो ठेकेदार बने हैं मुसलमानों के, असदुद्दीन ओवैसी, वो ये फरमा रहे हैं कि मोदी जी आप भी घुसपैठ कीजिए। कितना कितना कोशिश या करते हैं ना वहाँ के लोग अपने आप को नेशनल साबित करने के लिए। बट यस। कमिंग अगेन टू फैसल शाह, ओके सो फैसल, इसकी अगली हेयरिंग कब होगी, पहले तो ये बताइए। एंड सेंटिमेंट्स विद इन यूएसए क्या है? आम लोगों के डिवाइडेड ओपिनियन है, इसको फेवर कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में ज़्यादा लोग हैं। देखिए, सबसे अहम तो ये है कि आज भी यहाँ व्हाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, और जहाँ पर मडोरो न्यूयॉर्क में पेश हुए हैं, उस अदालती इहाते के बाहर भी लोग जमा हुए हैं। ज़ाहिर है कि वो लोग अमेरिका में जो कुछ प्रोग्रेसिव समझे जाते हैं, जो इंसानी हकूक, जमहूरियत की और शहरी आज़ादियों की बात करते हैं, वो इस अंदाज से तनकीद कर रहे हैं कि ठीक है, मडोरो का कंडक्ट वेनेजुएला के अंदर वहाँ के लोगों के लिए शायद ठीक नहीं था। बहुत सही। से लोग ओवरसीज में वेनेजुएला के यहाँ अमेरिका में आबाद हैं। अब वो लोग दोबारा वापस जा सकेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्हें हटाया गया है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। और ये भी कि क्योंकि सदर ट्रंप ने ये कोई पहला ऐसा काम नहीं किया जिसमें उन्होंने यकदम ही ये मामला किया। ओ यस। इससे पहले जो ईरान के ऊपर यूनिवर्सल उनकी वॉल कार्रवाई थी, जो उन्होंने अब ये कार्रवाई की है, ये इन दोनों मामलात में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को एतमाद में नहीं लिया था। जो यहाँ सेनेट की और हाउस की आर्म सर्विसेज कमेटीज होती हैं, उन्हें बताना होता है आपको किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर मिलिट्री यूज के हवाले से ये नहीं किया गया। तो इस पर रिजर्वेशंस थी। इस पर जो कैपिटल हिल आज अमेरिकी पार्लियामेंट में, वहाँ पर जो अपोजिशन की जमात है डेमोक्रेट्स, उनने मीडिया से गुफ्तगू में भी यही बात उठाई कि ये अगर एक मुल्क का चार्ज लेने की बात कर रहे हैं, तो ये अमरीकियों को किस तरह से इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त ठीक। सारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, हेल्थ केयर और दीगर चीजों को लेकर, तो वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये अहम है कि जो एग्जैक्टली तरीकाकार है जिस तरह से जो उन्हें किया गया, और जो अमेरिकी अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया, इसको लेकर तनकीद
तकीद है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसे बाईपास करके सदर ट्रंप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ये सारे महीज देते हैं। क्वेश्चनेबल इसके शायद जरिए ये से भी है कि आज जो डेमोक्रेट्स इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो देयर वाज अ टाइम जब वो डेमोक्रेट्स यानी खुद ओबामा भी चाहते थे कि वो वेनेजुएला के इस तरह के जो मामला हैं उस पर इंटरवीन करें। बहुत शुक्रिया फैसल, इस पर आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे आगे चलकर, क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। मसूद खान साहब मीनवाइल हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद खान साहब, नेतन्याहू के लिए दुनिया कहती रही कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं और जिस तरह से गजा के लोगों पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन उनके खिलाफ तो यूएसए ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बयान तक नहीं आया, बल्कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो केसेस इसराइल में चल रहे हैं वहां पर उनको माफ कर दिया जाए, बट एट द सेम टाइम वेनेजुएला पे अटैक कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता था कि हमें बैनुल-अक़वामी निज़ाम को समझना होगा। ये निज़ाम जो है वो इसराइल की हिमायत करता है, मतलब जो इस वक्त हावी निज़ाम है जिसकी अमेरिका को हिमायत हासिल है। तो ये जो गजा में क़त्ल-ए-आम हुआ या जेनोसाइड हुआ उसमें अमेरिका ने को मुदाखलत नहीं की, बल्कि इसराइल की हिमायत की। और जो फ़लस्तीन के दूसरी रियासत और फ़लस्तीन की एक सॉवरन खुद मुख्तार रियासत कायम करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसकी अमेरिका ने हिमायत नहीं की। तो ये तवक्को करना है कि अमेरिका जो है या दुनिया का कोई और मुल्क जो है वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगा, ये दुरुस्त नहीं है। उसकी मतलब है हक़ाइक़ की रोशनी में। कानूनन तो शायद दुरुस्त हो लेकिन हक़ाइक़ की रोशनी में नहीं है। तो इस वक्त जो है जो क़ुव्वतें अमेरिका में बरक़रार हैं या उसके अलावा जो मगरबी क़ुव्वतें हैं, दूसरे मगरबी यूरोप की क़ुव्वतें जो अमेरिका की ताबे हैं, वो इस किस्म के कदम के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि इसराइल का अमेरिका में बहुत असर और रसूख है। ये सिर्फ लातीनी अमेरिका में इस किस्म के इक़दाम किए जा सकते हैं। बिल्कुल। मसूद साहब, अब ज़रा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी इसको अगर देख लिया जाए, जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने तो बबांग दोहल ये कहा है कि इसको हम कंडेम करते हैं जो फ़ौजी कार्रवाई की गई है। इस खित्ते में अमेरिका की प्रेजेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होना, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होना फ्रॉम दिस रीजन टू देयर ओन सराउंडिंग्स, इसको कैसे देखते हैं और पाकिस्तान के लिए इस सारी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार करना था। उसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के 3-4 आर्टिकल्स इसकी इजाज़त नहीं दी है जो अमेरिका ने इक़दाम किया है। उसमें आर्टिकल सबसे पहला आर्टिकल जो है 1.2 है, दूसरा जो 2.4 है, तीसरा 2.7 है, और जो इख्तियार है वो सलामती काउंसिल को आर्टिकल 41 के तहत हासिल है ताकि वो किसी जो मतलब यूज़ ऑफ फोर्स के लिए। तो ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है। हम चार्टर से पाबंद हैं। सारी अक़वाम जो अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान हैं वो चार्टर से पाबंद हैं। तो हमने ये उसूली बयान देना था। और उसमें बुनियादी तौर पर यह है कि किसी भी आप खुद मुख्तार मुल्क की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। लिहाजा जो अमेरिका ने कदम उठाया है वो कानून की खिलाफ वर्जी है, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस हद तक तो ये बात, लेकिन देखिए ये बड़ा नाजुक मामला है। एक तरफ हमने मजम्मत कर दी है और दूसरी तरफ गुज़श्ता साल 2025 में हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं और हम उन्हें मजबूत तर करना चाहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कहीं कोई इस वजह से जो इस किस्म का जो अमेरिका ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है और उसको वैसे फ्रांस ने भी निशाना तनकीद बनाया है, डेनमार्क ने भी बनाया है, दूसरे जो मगरबी यूरोप के ममालिक हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत आई है तो क्या हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में कोई नज़रसानी हो सकती है? उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। लेकिन हमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो दुरुस्त है और उसूली। राइट, इट्स अ टाइट रोप एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी जो डायस्पोरा इस हवाले से क्रिटिकली सोच भी रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व पाकिस्तान को नहीं, जो इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक किया गया है उसे हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना है। मसूद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस।
वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में, जब एक 21 साल तालिबा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और ख़ुदकुशी की कोशिश की। ये कोई पहला वाक़या नहीं है फैसल, इससे पहले भी हम देखते हैं कि एक तालिब इल्म की जानिब से इस तरह की कोशिश की गई थी। तालीमी इदारों में तलबा की जहनी सेहत और दबाव और इदारजाती जो जिम्मेदारी है उस पर एक संजीदा सवालिया निशान इस तरह के वाक़यात छोड़ता है। तशवीशनाक पहलू ये भी है कि इसी जगह चंद रोज़ कबल एक और तालिब इल्म ने इस तरह की कोशिश की थी। बार बार पेश आने वाले ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि मसला महज फ़र्द वाहिद तक महदूद नहीं है, बल्कि निज़ाम की कमज़ोरियों की तरफ भी इशारा है। इसमें तालीमी दबाव, स्कॉलरशिप पॉलिसीज़, कारकर्दगी से जुड़ी तवक्कुआत और ज़हनी मसाइल, ये सब ऐसे अवामिल हैं जिन पर अक्सर बात तो होती है मगर अमली सतह पर एक जामे हिकमत अमली दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, तालीमी इदारों में मजबूत काउंसलिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए। बर वक्त नफसियाती मदद और हिफाजती इकदाम महज रस्मी नहीं बल्कि मौसर होने चाहिए। और बच्चों को भी ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो ज़रूर जाके किसी से बात करें। इसमें कोई हेजिटेशन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ कंज़ा सना मौजूद होंगी जो कि माहिर नफसियात हैं। लेकिन उससे पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अफजाल अब्बासी से जान लेते हैं कि इस वाक़े के हवाले से अब तक क्या डिटेल्स इकट्ठे हो सकी हैं। गुड मॉर्निंग अफजाल, बताइए कि क्या डिटेल्स आ रही हैं अभी तक इस पर। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आपको भी। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल ये निजी यूनिवर्सिटी में पेश आया और मैं इस वक्त निजी यूनिवर्सिटी मौजूद हूँ। यहाँ की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। स्टूडेंट्स जो हैं वो कल भी बहुत ज़्यादा अफसरदा थे और इस हवाले से जो है जो स्टूडेंट हैं फ़ातिमा, वो लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अफजल, उन्होंने एक 4 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड जो है वो कल ही तश्कील दे दिया था, जो कि फ़ातिमा की जो सेहत है उस हवाले से एक जामे रिपोर्ट जो है वो आज पेश करेगा। जबकि जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है इस वाक़े की जांच पड़ताल के लिए, तहकीकात के लिए, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद बिलाल खान कर रहे हैं। और वो इस यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसके डीन भी हैं। और ये जो 8 रुकनी कमेटी है इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 स्टूडेंट्स भी हैं जो कि फातिमा हैं, उनके क्लास फेलो हैं। तो उसमें एक फीमेल स्टूडेंट है, एक मेल स्टूडेंट हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स की भी रिप्रेजेंटेशन है और साथ में रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी भी हैं अली असम। कल उन्होंने यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने कहा कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी अफसरदा है इस वाक़े पे कि जो मुसलसल 2 वाक़े हैं वो एक माह के दौरान जो हैं वो पेश आए हैं। अफजाल, ये जिनकी आप बात बता रहे थे, कल उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने इस वाले वाक़े में कहा कि अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है, बच्ची ब्राइड भी थी, सब कुछ था। कोई इनके पेरेंट्स या अहले खाना सामने आए हैं, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? फैसल देखें, कल जब हमने भी यूनिवर्सिटी विजिट की और यहाँ पे हमने जो अटेंडेंस देखी उसमें बच्ची की जो अटेंडेंस थी वो 90% थी। जो उसका हुआ उसमें मार्क्स भी उसके 80% उसके मार्क्स भी आए हैं। जबकि जो बच्ची के अहले खाना हैं, भाई हैं या उनकी जो वालिदा हैं, वो इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने से अभी तक गुरेज़ा हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी उसमें ये देखा जा सकता है कि सुबह 7:15 बजे, कल सुबह 7:15 बजे बच्ची को उसकी वालदा जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट पे ड्रॉप करती हैं और उसके बाद जो फातिमा है वो अपने डिपार्टमेंट में आती हैं, डी फार्मेसी में, जहाँ पर आधा घंटा वो टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू कर रही होती हैं। और आधे घंटे की टेलीफोनिक कॉल के बाद जो है वो बिल्डिंग से जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। जब उनके भाई से बात करने की कोशिश की गई इस हवाले से तो उन्होंने कहा कि अभी वो बहुत शॉक्ड हैं, सदमे की हालत में हैं, अभी वो बिल्कुल इस बारे में कोई भी बात। सिर्फ एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, आप बता रहे हैं कि क्लासेस शुरू होने से पहले ही इसने ये कर दिया था, यानी कि इसकी वालदा ने इसको छोड़ा, अभी क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ था और उससे पहले उसने किया, ऐसा ही है? जी सर, जी फैसल भाई बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल एक चीज़ और भी आई, वो जो बच्ची का सामान था उसमें एक सिम भी जो है वो भी बरामद हुई है, जिसकी के उनके भाई ने तरदीद की है कि उनके नोटिस में ऐसी कोई सिम नहीं। लेकिन जो पुलिस और प्रांतिक की जो टीम थी उन्होंने कल जैपुआ का दौरा किया, उन्होंने यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए तो उनमें एक चीज़ ये भी सामने आई कि सिमें जो है वो 2 हैं, जो कि एक फैमिली के नोटिस में थी और एक जो है फैमिली के नोटिस में नहीं थी सर। तो इस हवाले से अभी फैमिली कह रही है कि हम शॉक्ड हैं, अभी हम बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आज फातिमा की आ जाएगी। इसके साथ साथ जो
तहकीकाती टीम है यूनिवर्सिटी की, वो इस पे काम कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ठीक है अफजाल, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट्स इस पे लेते रहेंगे। अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसी पे हम माहिर नफ्सियात कंजा सना उमर से बात कर लेते हैं। बिल्कुल कंजा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वी रियली होप कि जो बच्ची है ये रिकवर कर जाए और उसकी जो भी नफ्सियाती हालत है उसके बाद उसको ट्रीट किया जा सके। बट इस तरह के केसेस ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में जब होते हैं तो हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद उनके ऊपर प्रेशर होगा स्टडीज़ का, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो कि अभी जो इन्होंने बात बताई है उसके लिहाज से मेरा नैरेटिव भी कम्प्लीटली जो शिफ्ट हुआ है इस लिहाज से, वो ये था कि आई थिंक कि इसमें इमोशनल एस्पेक्ट से ओवरवेलमनेस बहुत ज़्यादा है, बर्नट आउट बहुत ज़्यादा है और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। मे बी ट्राइंग टू फुलफिल दैट इमोशनल गैप फ्रॉम समवेयर एल्स। जो भी सिचुएशन ये बता रहे हैं उसके लिहाज से तो ये समझ में आ रही बात, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक बच्ची या अगर एक ह्यूमन बीइंग इस पॉइंट तक जा रहा है कि उसको कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा और वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के पॉइंट पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके इमोशन मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और इसका मतलब साथ में ये भी है कि उसको घर से या कहीं और से कोई ऐसा प्रेशर जरूर था कि उसको ये लगा कि उसके पास और कोई आउटलेट नहीं है बल्कि सिर्फ एक ही आउटलेट है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करे। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी, इसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा एक एनवायरमेंटल रिस्क बनता जा रहा है, बिकॉज सेम यूनिवर्सिटी में कुछ अर्सा पहले सेम वाकया हुआ और दोबारा उसी सेम यूनिवर्सिटी में एक और वाकया होता है, तो ये एक एनवायरमेंटल रिस्क है। क्योंकि इस तरह के जितने भी बच्चे वहां पर होंगे जिन्होंने वो पहला वाकया देखा होगा या ये दूसरा वाकया देखा होगा, उनके लिए ये साइकोलॉजिकल कंटेजियन की तरह काम करता है। यानी कि उनको ये लगता है कि मेरे पास एक ये रास्ता है, अगर कुछ भी खराब होता है मैं ये रास्ता इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसने भी तो ये रास्ता इस्तेमाल किया था। तो इस बच्चे के लिए भी शायद वही एक एग्जाम्पल थी और उस इम्पल्स में आके, बिकॉज इस तरह के जो लोग होते हैं वो कुछ जो लोग होते हैं इस तरह के वो इम्पल्सिव होते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि फार्म डी स्टूडेंट है ये, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये। आई विश कि मैं बात कर सकता यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से और उनसे पूछ सकता कि ऐसे वाकये, जो पहला वाकया हुआ था उसके बाद कोई काउंसलिंग सेशन हुआ यूनिवर्सिटी में, किसी ने आके इन बच्चों को ये बोला, मे इट बी योर पर्सनल रीज़न, मे इट बी योर घर का रीज़न, मे इट बी योर स्टडी रीज़न, आपको टीचर डांटता है, आपके अटेंडेंस का इशू है, एनीथिंग, एक सेशन हम कंडक्ट करवाते हैं और हम बुलाते हैं लोगों को ताकि वो आपको काउंसिल कर सके। ये लैकिंग है हमारे माशरे में। हमारे घर के मामले में भी जब हम ये कहते हैं कि मुझसे बेटा बात कर लो, नहीं कोई कहता ये, ठीक है, टू बी वेरी स्ट्रेट नाउ। और यूनिवर्सिटीज में तो इस तरह के सेशन कभी हो गए, इक्का दुक्का ऑन अ डे एंड ऑल, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब आजकल के दौर में, आजकल के केस में जब इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, लोगों को समझ में आती है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। हमारे पास जब लोग आते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास इतने ज्यादा आते हैं अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज लेके, तो वो बता रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में कोई ट्रस्टेबल हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम अपने इंस्टीट्यूट में जाकर किसी से बात कर सकें। हमारे टीचर्स इतने ट्रेन नहीं है कि कोई हमें आकर, नॉट ऑल ऑफ देम बट लाइक मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ट्रेन इनफ कि कोई आकर आपको कह सके कि बेटा आप परेशान लग रहे हैं, कोई बात है, कोई मसला, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। घर में उनको वो आउटलेट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता, बिकॉज पेरेंटल फिगर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको एक ऐसी रिस्पेक्ट पर रखते हैं कि हम उनके साथ ओपनली दिल की बात नहीं कर सकते। एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट कि कहीं वो परेशान ना हो जाए या वो समझेंगे नहीं, बहुत जो भी इसका सिनेरियो है, जो भी इसका इशू है। बट द थिंग इज कि अब हाई टाइम कि हम इस बारे में बात करें, हम ऐसे सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा सके। यूनिवर्सिटी में टीचर्स को आप, प्रोफेसर्स को आप हायर कर रहे हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देना लाजमी है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट इस किस्म की किसी भी सिचुएशन, चाहे वो एकेडमिक पर्पज से है, चाहे वो घर के किसी मसले की वजह से है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जा सके, ताकि वो एक इंसानी जिंदगी की बात हो रही है ना यहाँ पे, दिस नॉट अ जोक, तो ताकि उस तरीके से उस लेवल तक ना जा सके। और इस केस में मुझे ये भी लगता है कि शायद ये बच्ची एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार थी, या शायद इसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के साथ थोड़े से डिप्रेसिव सिम्टम्स भी थे, बिकॉज ये दोनों चीजें जब इकट्ठी कंबाइन कर जाती हैं, या अगर गैड यानी कि एंजाइटी का डिसऑर्डर यहाँ पर कंबाइन कर जाते हैं, तो वो बहुत लीगल साबित होता है, बिकॉज इन बच्चों के पास आउटलेट नहीं होता और कोई भी। बहुत शुक्रिया कंजा सना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम सब मिलकर कर सकते हैं कि एक तो इस बच्चे की रिकवरी जल्दी हो सके और फिर इस यूनिवर्सिटी से क्या इस तरह के और वाक़यात हमें देखने में ना आए, और जिस काउंसलिंग की बच्चों को ज़रूरत होती है, और आमतौर पर ऐसे लोग किसी न किसी से ज़रूर जिक्र करते हैं अगर वो परेशान हो, तो अगर वो कहीं पर ओपन अप होना चाह रहे हैं तो उनको ज़रूर कोई उनसे बात कर सके। वेल विद दैट वी आर टेकिंग अ लिटिल बिट ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। और
कराची एक बार फिर बड़े साने से बचा है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और कितना बारूदी मवाद था, क्या कुछ बरामद हुआ, बात कर लेते अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कल अहम कार्रवाई की गई कराची के इलाके बल्दिया रईस कोर्ट में, जहाँ पर बड़ी तादाद में बारूदी मवाद बरामद किया गया, जबकि अभी तक एजेंसियों की जानिब से तखमीना लगाया जा रहा है। जबकि इब्तदाई तौर पर बताया गया कि 2000 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद मौजूद था। दहशतगर्दों की जानिब से एक दफा फिर कराची में माशी सरगर्मियों को सबूताज करने की कोशिश की गई, जिस पर हमारे इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से अहम कार्रवाई की गई और उनमें 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पे कल रात गए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। जराये की जानिब से बताया गया खवातीन समेत मुताबिद दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे सही। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बल्दिया का इलाका जो है रईस कोट माजी में भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से बड़ा अहम रहा है। यहाँ से टीटीपी के अहम कमांडर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से गिरफ्तार किए गए, लेकिन साथ ही साथ हब चौकी का भी इलाका लगता है। हब चौकी से जो है बलोचिस्तान का जो बॉर्डर है वो टच होता है। लेकिन ये बारूदी मवाद किस तरह कराची पहुंचा है, बताया जा रहा है कि ये पहाड़ी सिलसिला जो है बलोचिस्तान का कच्चे के रास्ते से इसको यहाँ तक पहुंचाया गया था। जब अच्छा। वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पर पहुंची हैं, उन्होंने जब पूरा ऑपरेशन करा है, तो जो बारूदी मवाद डिफ्यूज करने का अमल था उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि अब तक तखमीना लगाया जा रहा है कितनी बड़ी मिकदार के अंदर इसको गाड़ी तैयार की जा रही थी, ट्रक बताया जा रहा है जो तैयार किया जा रहा था, जिसमें ड्रम्स मौजूद थे, सिलेंडर मौजूद थे। अगर कराची में अगर ये मंसूबा इनका कामयाब हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अहम कार्रवाई की गई, जिसमें उनकी जानिब से वाज़ेह दुश्मनों को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान की एजेंसीज जो है वो एनी टाइम जो है अलर्ट है, बेशक। जिसकी वजह से बड़े सानी होने से कराची बच गया है। जी काशान, ये बताइएगा कि इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जितने भी दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं वो नौजवान हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। बिल्कुल, देखें इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कलादम बीएलए की जानिब से नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ रोज पहले जो है 2 खवातीन जो है वो सिक्योरिटी की जानिब से हिरासत में ली गई। जब उनका बयान लिया गया तो वो बता रहे हैं कि हैंडलर जो है वो भारत में बैठकर, ईरान से बैठकर इनको ऑपरेट कर रहे हैं, फंडिंग करते हैं, टेरर फाइनेंस करते हैं, उसके ठीक है। बाद इनको तैयार करते हैं, इनका बैन वॉश किया जाता है। यही नहीं कि सही। सिर्फ जो कि स्कूल की बच्चियों यूनिवर्सिटीज के अंदर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ से भी तलबाओं को, तुर्बत यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें जी, और तो जो इसका कलादम रिसेंटली बीएलए हमने के काशान देखा भी था एक मुजाहरा भी। बहुत शुक्रिया काशान, आप हमें इस हवाले से अब भेजते हैं। विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। कुछ सियासी नाश्ते की अगर बात कर ली जाए तो मुल्क में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के पस मंज़र में नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से एक जामे सियासी बैठक बुलाने का फैसला एक अहम पेशरफ्त की तरफ देखा जा रहा है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में होने वाली ये कौमी सतह की जो कॉन्फ्रेंस है ऐसे वक्त में मुनक्किद की जा रही है जब सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बुलंद है और मकालमे की गुंजाइश महदूद नज़र आती है। नेशनल डायलॉग कमेटी का मकसद मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, पार्लियामेंटेरियंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सियासी बहरान से निकलने की कोई काबिल अमल राह तलाश करना है और एट द सेम टाइम इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी जमातों के साथ साथ छोटी जमातों और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया है। अच्छा, अब ये इस बात का इशारा है कि दायरा मुकालमा वसी रखा जा रहा है। तमाम सवाल ये भी है कि आया इस डायलॉग से कोई अमली फ्रेमवर्क सामने आ पाता है या नहीं, क्योंकि मुल्क में सियासी बहरान की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ बेल मुंडे चढ़ती नज़र आ रही है, कुछ मामला आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब कमेटी कायम की गई है, लेकिन ये ज़्यादातर गवर्नमेंट साइड से होता नज़र आ रहा है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अपनी तरफ से कह चुके हैं कि चलिए मुज़ाकरात करते हैं। प्रॉब्लम इस साइड पे महमूद मौलवी साहब नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रॉब्लम ऑन द अदर साइड है। तो ये नेशनल डायलॉग कमेटी आपको लगता है कि इस बार कोई ब्रेक थ्रू दिला सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हम कोशिश भी कर रहे हैं और हमारा स्टेटमेंट जो हम सबसे ये कह रहे हैं कि देखें कि कैदियों से जो है ना बात करना बेहतर है बनिस्बत जो है सियासत जो के पार्टी के सियासतदानों से। हमारा ये मौक़िफ़ है कि देखें उसकी वजह ये है कि जो कैद में है उनसे डायरेक्ट बात की जाए ना, वो बेहतर है बनिस्बत जो है मैं कहूँगा कि सियासी पार्टीज के जो इस वक्त के लीडर्स है। उसकी वजह ये है कि इनके पास तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं ना।
सही। लेकिन आपको नहीं लगता महमूद साहब कि कैद में मौजूद लोगों से बात करने से पहले उनका खुद बात करने के लिए रजामंद होना बहुत ज़रूरी है? यानी उनसे बात तो की जा सकती है, लेकिन क्या वो खुद राज़ी हैं कि वो बात करें? ख़ासतौर पर जब इससे पहले राना सना साहब ये कह चुके हैं कि 5 बड़े जो हैं वो एक जगह पे बैठ जाएं और पांचों बड़े बैठ के बात करना है। तो क्या बानी पीटीआई जो हैं वो बैठेंगे बाकियों के साथ जो इससे पहले उनसे कभी बात नहीं करना चाहते थे? देखिए, एक चीज तो ये तय है कि ये चीजें मसाइल हल तो टेबल पे होंगे, और बात करना देखें सब चाहते हैं। जो कैद में है, हर आदमी, हम लाहौर में भी काफी लोगों से मिले, सब बात करना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि जी मफाहमत हो। मैं आपको कहूँ कि 90 से 95% पीटीआई के लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि देखें, हम जो है सियासी लोग हैं, हम सियासत जो है टेबल पे ही बैठ के होगा, और जो है हम कोई जंगजू नहीं है। और आप ये तारीख को उठा के देख लें, जो एक कभी जो है ना, सड़कों पे फैसले नहीं हुए, हमेशा राइट, टेबल पे ही बैठ के हुए। राइट, राइट। ओके, नाउ द थिंग इज़ महमूद साहब के हमेशा टेबल पे ही बैठ के हुए हैं, और इससे पहले भी हमेशा टेबल पे बात आते 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 फिर स्ट्रीट पार की जानिब चली जाती है। क्या आप लोग इस हवाले से कोई प्लान रखते हैं कि ठीक है जी, बात उसी से की जाए जो जिसका दायरा इख्तियार है, बट क्या गारंटी है इस बार के फिर से कोई चीज़ हो, फिर से कोई चीज़ टेबल पे आए और फिर कोई अंदर से बयान दाग दिया जाए, चले जी स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, 3 दफा जो है मुज़ाकरात हो रहे थे और तकरीबन काफी नजदीक तक पहुंच गए थे, मगर वो कुछ लोग जो है उसके अंदर जो है वो खुश नहीं है कि मुज़ाकरात हो और अच्छा। मुफाहमत हो। और ये पार्टी के वो लोग हैं जिनको जो है मैं कहूँगा, एक तो जो बाहर बैठे हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम्म। सही। उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए ना, अगर ये चीजें मुफाहमत हो के और आप मुझे बताएं चीजें सेटल हो गई, तो उनका जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जिनके जो है सियासी कद वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखे ना, अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो ये मैं आपको बता दूं, जितने लोग इधर हैं, ठीक है ना, ये सब के सब जो है मैं आपको बता दूं, ये सब फारिग हैं। सही। महमूद साहब, एक जहन में मेरे बात आती है, जब हम ये बात कहते हैं कि जी बानी पीटीआई बाहर आ जाए, उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, अदालतों में उनके केसेस जा रहे हैं, हमारी जुडिशरी उनके केसेस देख रही है। बार बार जब हम ये बात करते हैं कि जी डायलॉग किया जा सकता है, इस मसले को डायलॉग से ही हल किया जा सकता है, क्या हम अपने जुडिशियल सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाते? मतलब एक शख्स है, उसके खिलाफ केसेस हैं, उनको उस केसेस का सामना करना है, और केसेस जब एंड हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये डायलॉग क्यों, टेबल टॉक क्यों? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अदलिया के ऊपर सबको भरोसा है, इसमें कोई शक नहीं। और जब बाहर आएंगे भी तो वो अदलिया, देखें टाइम, देखें एक चीज है कि कुछ कानून के अंदर जहां पे गुंजाइश है उसी तरीके से आएंगे ना। हम जो बात कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, जो लाहौर में जो है कैद में है, उनको देखें लीगली अगर देखा जाए, एक प्रोविजन है कि उनके 2.5 साल या 3 साल अगर पूरे हो गए तो वो पेरोल पे आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ, शाह महमूद साहब के तो केस अभी तक कोई भी चीज, उनके तो सिर्फ जमानतें रुकी हुई है ना। उनको तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ देखें, हम जो है कोर्ट्स की तारीखें डिले हो रही हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन नहीं आ रहे हैं। ये वजह हम चाहते हैं वो आ जाए। बाकी देखें, कानून जो के दायरे के बाहर, तो अगर कुछ भी होगा तो वो तो फिर देखे, वो तो फिर एनआरओ देना पड़ेगा ना। मौलवी साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, छोटी जमातें हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जो ऑब्वियसली जिसको पावर जो है वो तफवीज़ की हुई है पीटीआई ने कि वो डायलॉग करे। नाउ द थिंग इज़ के क्या एक मतलब फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ सवाल को, बट सबसे अहम चीज़ ये जो लोग देखना चाहते हैं कि भाई ख़त्म करें मामला और सॉल्व करें इसको। सो इस बार का जो राउंड है, क्या वो राउंड होने जा रहा है? इट्स द नेशनल डायलॉग कमेटी अलॉन्ग विथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और दीगर छोटी जमातें वर्सेस वो लोग, जैसे कि आपने भी कहा, कि जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं एंटी नैरेटिव के साथ। अब ये मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, देखें मैं आपसे एग्री करूंगा। हम देखें, मेन चीजें हम जो बात कर रहे हैं, ब्रॉड इशू पे बात कर रहे हैं
कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और दो कुछ चीजों के ऊपर, नुकात के ऊपर जो है आपस में तय कर ले। एक नंबर 1, सही। हम अफोर्ड जो देखें ना, इंटरनेशनली हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं अपने फौज को के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे के, अपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे के। Right. और ये लोग वो हैं जो कि मुल्क को डैमेज कर रहे हैं, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डैमेज कर रहे हैं। एक तो हम इनको इसके ऊपर हम आना चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक एजेंडा पे आ जाए कि हमको अपने जो फौज है और जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहें, उनको क्रिटिसाइज अगर करें। देखिए इंटरनल, अगर आप बाहर बैठ के उनको क्रिटिसाइज करते हैं जो अपनी जानें दे रहे हैं बॉर्डर्स पे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये देखें, अगर आज हमारी फौज, आप तकरीबन देखें हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा है, ठीक है, इतनी शहादतें हो रही हैं, उसके बावजूद हम अगर उनको अप्रिशिएट नहीं करें तो फिर हम और क्या करेंगे? जी। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि हम ये कहते हैं कि सारी पार्टीज बैठे एक एजेंडा बना ले। उसकी वजह देखिए, आज ये मैं आपको कहूं कि जो भी हुकूमत से उतरती है पार्टी, वो जो है एस्टेब्लिशमेंट और फौज को बुरा भला कहती है। जब वो हुकूमत में होती है तो वो कहती है जी एस्टेब्लिशमेंट और फौज से अच्छा कोई भी नहीं है। आप चाहे पीपल्स पार्टी को देख ले, PMLN को देख ले, PTI आज जो कह रही है, PTI 2018 से लेके 2022 तक तो उनके मुंह नहीं थकता था फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते करते। सही सही। तो ये एक बयानिए में एक बायसनेस भी नजर आती है। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। और हम सब चाहते हैं एक ऐसे शहर में रहना जो साफ़ सुथरा हो, जहां हम कभी मूव करें तो अगर कोई बाइक पे चल रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, तो उसको कोई परेशानी ना हो, और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता हो। हम सब ऐसा चाहते हैं। ऐसा होता तो नहीं है कराची में, क्योंकि यहाँ पे भरमार है तजावुज़ात की। आप कराची का शर्की, गरबी, वस्ती कोई भी ज़िला उठा के देख लें, वहाँ पे दुकानें हैं, दुकानों के आगे छज्जे हैं, छज्जे के ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ वाला है, उसके आगे सीटें हैं, खसकम जहाँ पाक। लेकिन अब हुआ ये है कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बाय द वे सादिया, पहला ऑपरेशन तो नहीं है ना ये? दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑपरेशन। इससे पहले कई ऑपरेशन हो चुके हैं। ऑपरेशन होते हैं, लोगों को हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हीं सड़क किनारों पर हम देखते हैं कि फिर से हॉकर्स आ जाते हैं, फिर से बाइक्स आ जाती हैं, फिर से गाड़ियां मौजूद होती हैं। तो खैर, 2 रोज़ा कार्रवाई के दौरान 402 गैर कानूनी जो होटल्स हैं, दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, इनको सील किया गया है और शहर के अहम तिजारती और रिहायशी इलाकों में ये कायम थे। कार्रवाई में सड़क किनारे कायम जो चाय के स्टॉल्स होते हैं, मोबाइल मार्केट के स्टॉल्स होते हैं, दीगर गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हटा दिया गया है। कराची का इलाका है सदर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, रीगल चौक, और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 58 दुकानें और होटल्स सरबमोहर कर दिए हैं। इस सब पे हम बात कर लेते हैं कि साउथ में क्या सिचुएशन है। हमारे साथ मौजूद है DC साउथ जावेद नबी खोसू साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने आई नो यू आर पर्सनली एंगेज्ड इन ऑल दीज एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशंस। जावेद साहब, ज़रा बताइएगा क्या कुछ हुआ इन 48 घंटों में सिचुएशन क्या थी साउथ की, और साउथ में कौन कौन से वो इलाके आ रहे थे जहां पे तजावुज़ात की भरमार थी? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखिए जी, साउथ में हमें चीफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर साहब के अहकाम मिले थे, स्पेशली सदर के एरिया को लेके हमें एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को स्पीड अप कर दिया है। और पिछले 24 नहीं बल्कि 48 घंटों में हमने तकरीबन सदर, आरामबाग, गार्डन और सिविल लाइन्स के एरिया में और लियारी की कार्रवाई की है। टोटल जो अभी तक हमारे पास फिगर है पिछले 2 दिनों का, इट्स अराउंड 403 शॉप्स हैं और 100 के करीब होटल है जो मुख्तलिफ किस्म के इंक्रोचमेंट तजावुज़ात में इन्वॉल्व थे। ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है और आज भी ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। राइट। जावेद नबी साहब, आमतौर पर जब इंक्रोचमेंट्स हटाई जाती हैं तो ये जो स्टॉकर्स होते हैं या जिनके हॉकर्स होते हैं, ठेले वगैरह वाले लोग होते हैं, ख़ासतौर पर इनका ये मुतालबा होता है कि भाई हमें तो कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, हमें कोई बताया नहीं गया। ऑन द अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि एक कोई ऑपरेशन होता है, लोगों को हटा दिया जाता है, 4 दिन बाद उसी जगह पर आपको बाइक्स भी नज़र आएंगी, आपको ठेले वाले भी नज़र आएंगे और दीगर जो छोटे स्टॉल्स होते हैं वो भी नज़र आएंगे। तो ये क्या वजह होती है कि दोबारा स्टॉल्स लग जाते हैं और फिर ये लोग शिकायत क्यों कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, ऑलरेडी वो इलीगल जगह पर है? जी बिल्कुल, आपने जैसे खुद ही अपने सवाल में ये फरमाया कि
ऑलरेडी इलीगल जगह पे है, इलीगल अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, इलीगल अपनी चीज लगाई हुई होती है। लेकिन ये कोई भी चीज पब्लिक स्पेस पे इलीगल हो तो उसको प्रायर नोटिस देना जरूरी नहीं है। इसमें हमें काफी बार जो है इंतजामिया को ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम भी जारी किए हैं कि जो चीज इलीगल है वो लीगल है सिर्फ, उसके लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है, उसके लिए लॉ है, स्टेट इट्स ऑन फोर्स, तो हमने उस पर कार्रवाई करनी ही करनी होती है। आपने कहा कि दोबारा क्यों हो जाती है, डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि देखें, हो सकता है कुछ काली भेड़ें हमारे इदारों में भी हों जी और जो इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी हमने सख्ती इस बार की भी है। और अब ये पहली बार हुआ है कि हमने इस बार 6 FIR भी करवाई हैं पुलिस की मदद से, और अब हम एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के थ्रू एंटी इंक्रोचमेंट रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टीज के तहत भी जो है अब ये इंशाल्लाह कार्रवाई करके FIR करवाएंगे, और व्हिच जावेद इज अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स। हाँ, और आपने जैसे कहा पुलिस के थ्रू FIRs भी करवाई हैं, और आपने काली भेड़ों का भी जिक्र किया, तो ऐसा भी है, सिस्टम ऐसे काम नहीं करता बॉस। सिस्टम जो है वो उसमें पुलिस वाले भी कुछ काली भेड़ें इन्वॉल्व होते हैं जिनकी देख रेख में ये सारी चीज़ें चल रही होती है, पैसा चल रहा होता है। यू नो इट बेटर देन मी। अच्छा सर, एक तो इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि पुलिस वालों से, डिपार्टमेंट से बात हुई है कि भाई अब आपके कोई बंदे इनसे कुछ ले ला के जो है ना वो दोबारा लगाने ना दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो स्ट्रीट फूड से लेके और बाकी चीज़ें हैं, कराची का बड़ा खासा है ये, क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई प्लान है कि भाई कोई एक अलग से जगह इनके लिए मख्तस की जाए कि इनका रोज़गार भी चलता रहे, सड़क पे ट्रैफिक भी चलती रहे, तजावुज़ात ना हो, ये होना चाहिए ना सर? जी बिल्कुल, इस तरह के कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं। और जैसे कि आपने खुद ही बताया कि स्ट्रीट फूड तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एक बार दोबारा बर्न्स रोड की रौनकें बहाल करें, और इसमें डिफरेंट एजेंसीज का एक मशावरती एक प्लान बेस जारी है हमारा, इंशाल्लाह होपफुली वो भी हो जाएगा। और डेफिनेटली देखिए, हमारा जो असल टारगेट है वो ये है कि पब्लिक को एक्सेस मिले, ओपन स्पेस मिले, वॉकेबिलिटी हो, ट्रैफिक फ्लो बेहतर हो। हमारा किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का कतई मकसद नहीं है। हम सपोर्ट करेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट में कारोबार करें, लेकिन हर कोई अपने अपने हदूद में रह के करे। राइट। अच्छा, मोबाइल मार्केट और सदर की सराउंडिंग्स में मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लोग मज़ीद एक्सटेंड करेंगे अपने इस ऑपरेशन को, या फिर अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहीं उसी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल जी, हमने इसको एक्सटेंड करना है, और हमें वो सारे एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। इसमें हमें तामुन एसोसिएशंस, जो उनके बिजनेस एसोसिएशंस हैं डिफरेंट, जैसे मोबाइल एसोसिएशंस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन है, सराफा बाजार है, या आपके ग्रोसरी एसोसिएशन है, सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है और सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब कॉन्फिडेंट हम कार्रवाई करेंगे। एक चीज़ और सर, इन इलाकों में ही आपको याद है ना कि वो एक कितनी मंजिला इमारत थी, मैं भूल रहा हूँ, आप याद दिला दीजिएगा, शायद 120 गज पे, 80 गज पे, 60 गज पे 8 मंजिलें बनाई हुई थी। आपका ये ऑपरेशन सिर्फ दुकानों की हद तक, बिजनेस सेंटर्स की हद तक महदूद है, या फिर सदर में, साउथ में जो इस तरह के मकान हैं, जो कि क्योंकि इनके खिलाफ भी नोटिफिकेशन निकली हुई है कि इतने मकान जो है वो थ्रेट है उनमें रहना, और उन्होंने छज्जे बाहर निकाले हैं, कम जगह पे ज़्यादा निकाले हुए, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन है? जी बिल्कुल, डेंजरस बिल्डिंग के हमारे पास हर माह मीटिंग हो रही है। हमने पिछले मंथ जो है SBC के साथ मिलकर 28 बिल्डिंग इस तरह की डेमोलिश की है। अच्छा। और डेमोलिशन अभी भी आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में अभी भी 8 बिल्डिंग्स में डेमोलिशन, क्योंकि डेमोलिशन थोड़ा आपको पता है इट्स एन कॉम्प्लिकेटेड इशू, उसको स्लोली ग्रेजुअली करना पड़ता है हमारे पास अवेलेबिलिटी की वजह से। SBC के साथ मिलकर डेमोलिशन भी जारी है, इनको इलीगल बिल्डिंग्स पे कार्रवाई भी जारी है हमारी। 62 बिल्डिंग्स हम ऑलरेडी खाली करा चुके हैं। बिल्डिंग्स में डिफरेंट शॉप्स एंड स्कूल्स भी थे, वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज भी थी। उसके अलावा हमारे पास 477 है, हमने अपना सर्वे मुकम्मल करके, और उस पर इंशाल्लाह अब टेक्निकल सर्वे जारी है, जो ही एक फैसला आ जाएगा तो वो भी हम खाली कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नबी साहब। वी रियली होप कि आपका ये ऑपरेशन का जो इंक्रोचमेंट्स ख़त्म कराई जाती हैं वो दोबारा से यहाँ पर ना हो, और ये जो लोग हैं ऑब्वियसली रोज़ी इनकी होती है, डेली वेजेस पर ये काम कर रहे होते हैं, रोज़ का इनका कारोबार होता है, इनको कोई ऑल्टरनेटिव भी मिल सके। कितना खूबसूरत हो कि हम कॉरिडोर 3 से मूव करना शुरू करें, बंस रोड जाएँ, पीछे सदर जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाएँ, पैदल चलने वालों के रास्ता हो, खूबसूरत लाइट्स लेफ़्ट राइट लगी हो, और ये एक मॉडल जो है एक एरिया बन सके। वेल, इसके साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि कराची के संदेश पत्रों में क्या इस वक्त गड़बड़ हो रही है। स्टे विद अस। वेलकम
बैक अगैन और ब्रेक पर जाने से पहले फैसल थोड़ा टीजर दे गए थे आपको कि कराची के साहिल पर या समंदर में ऐसा क्या हो गया है। तो वो गड़बड़ जिसकी तरफ के इंडिया कर रहे थे वो बेसिकली एक मछली है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उन्हें वो अजीब लगी, इसलिए उन्हें लगा कि शायद ये कोई गड़बड़ है। एक्चुअली ये मछली एलियन फिश कहलाई गई पाकिस्तान में, यानी कराची के साहिल पर जब इसे पकड़ा गया। दरअसल ये अमेजन सेल फिन कैट फिश है बेसिकली, और ये मीठे पानी की मछली है। जब इसे पकड़ा गया तो लोग बड़े हैरान हुए बिकॉज ये यहाँ की मछली नहीं है, यानी ये माइग्रेट करके ऑफ कोर्स यहाँ पर आई होगी और लोगों ने इसे अब एक्सप्लोर किया है। अब मछली की इस आमद ने माहौलियाती और आबी हयातियात के माहिरीन के लिए ख़तरे की घंटी इसलिए बजाई है क्योंकि ये मछली पाकिस्तान के कुदरती आबी ज़खायर में हादसाती तौर पर दाखिल हो गई। सिंध और पंजाब के पानियों में ये फैल चुकी है। WWF पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि चूँकि ये नस्ल बड़ी हद तक फैल चुकी है, इसका मुकम्मल कंट्रोल या ख़ात्मा मुमकिन नहीं है और इसके पाकिस्तान में फैलने से मकामी जो नस्लें हैं मछली की वो मुतासर हो रही हैं। अब ये है ख़तरनाक बात और इस पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये पहुंची कैसे, ये इंट्रोड्यूस कैसे कराई गई पानियों में। मौज़म खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, टेक्निकल एडवाइज़र WWF पाकिस्तान। मौज़म साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौज़म साहब, अमेज़ॉन की मछली पाकिस्तान तक पहुंच गई, ये चीज़ समझ में नहीं आई हमें, कैसे हुआ ये? शुक्रिया बहुत बहुत, वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये है कि ये मछली काफी पॉपुलर मछली है पाकिस्तान में। एक्वेरियम में लोग घरों में इसको पालते हैं क्योंकि ये खासतौर पे एक्वेरियम की दीवार को चिपकी होती है। लोगों का ख्याल है कि एक्वेरियम की दीवार को साफ होती रहती है। हालांकि ये अमेज़ॉन से डायरेक्ट तो नहीं आई है, पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। ये लोगों में आपको हर एक्वेरियम शॉप पे मिलती है। लेकिन जो सबसे गलत बात यह है कि ये मछली एक्सीडेंटली नेचुरल वाटर में बॉडी में रिलीज हो गई। जब ये रिलीज हो जाती है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, मलेशिया है, इवन अमेरिका में नेचुरल वाटर बॉडीज में, तो फिर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तो बहुत बड़े साइज की होगी, ये आमतौर से 4 से 5 या 6 इंच की होगी। लेकिन आप अगर ये देखें तो कराची हार्बर में नजर की लाई गई चक्कर से तो तकरीबन 1 फुट की है और 1 फुट से ऐसे बड़ी नहीं हो सकती, 1 फुट से ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन ये पाकिस्तान में फैलती जा रही है और ये टिपिकल स्टोरी सिर्फ इस मछली के साथ नहीं है। 36 किस्म की मछलियां पाकिस्तान में पिछला 100 साल के दरमियान में है। सबसे पहले मछली हुई ट्राउट को किया गया 1925 में और अब हम 2025 में तो पूरे 100 साल हो चुके हैं। और ट्राउट एक कीमती मछली है लेकिन उसने माहौल को नुकसान पहुंचाया और ये सिलसिला उसके बाद से आज तक जारी। सही। तो मौज़म खान साहब ये बताइएगा कि हम क्या इनकी यहाँ पर अफजाइश को रोकना चाहेंगे? व्हाट डू वी डू नाउ? प्रैक्टिकली हम कुछ खास नहीं कर सकते क्योंकि मछली की ना रिप्रोडक्शन को रोका जा सकता है, ना उसको फैलने से रोका जा सकता है, ना उसको किसी और मेथड से इरेडिकेट किया जा सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि तमाम वाटर बॉडीज हैं उनमें से इनके पकड़ कर इनको ज़ाया कर दिया। अच्छा, कोशिश करने की जरूरत है कि अब मजीद कोई मछली इंट्रोड्यूस ना हो और ताकि हमारा माहौल खराब ना हो। पाकिस्तान में ऑलरेडी तलापिया ने और बहुत सारी दूसरी मछलियों ने एक हैवक क्रिएट कर रखा है। बाद पानी का पानी, समंदर का पानी का, बलूचिस्तान और सिंध में बहुत सारे पानी है जिसमें अब तलापिया के अलावा कोई मछली नहीं है, क्योंकि वो तलापिया वो है जो 4 से 6 इंच की होती है और उसने दूसरी तमाम मछलियों को रिप्लेस कर दिया है। तो वो जो हमारी इकोनॉमी थी, जो हमारी गज़ाई मछलियाँ थी, वो खत्म हो गई। तो उनको अब हम मजीद कोशिश ना करें कि किसी और मछली को इंट्रोड्यूस होने दें। और अब इसमें नुकसानात तो आप हमें बता रहे हैं। एलियन स्पीशीज़ चाहे वो फ़िश की हो, और ये एलियन स्पीशीज़ में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऊपर से आए। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी ये तो डाइवर्सिटी हो रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो नेटिव स्पीशी वर्सेस एलियन स्पीशी हो, प्लांट की, दरख्त की, जैसे कराची में जो हुआ है मौज़म साहब इतने सालों में, जो बाहर की फॉरेन स्पीशीज़ ला के इंटरवेंशन करवाई और माहौल ख़राब किया, ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक फ़ॉरेन इन्वेजन हुई है हमारे समंदरों में और उससे वो ख़राब हुआ है। कितना कोई नुकसान हुआ होगा अंदाज़न, अगर आप हमें बता सकें? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे कराची में कोनो कार्पस रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले जो हम जिसे मस्कीट कहते हैं, जिसे जंगली कुकर कहा जाता है, वो पूरे पाकिस्तान में फैली। और इसी तरह हमने यूकलिप्टस को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जिसने पूरे माहौल को खराब कर दिया। इस्लामाबाद में कल ही की खबर, उसके जंगली शहतूत का दरख्त जो है
तो लोगों को उसके जो स्पोर्ट्स हैं वो उसकी एनर्जी कॉस्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करने का काम दिया है। तो अगर ये इस किस्म की मछलियों को इंट्रोड्यूस करने से पहले कंट्रोल किया जाए या किसी भी पौधे, जानवर, एनिमल किसी को भी अगर प्रॉपर स्टडीज करी जाए तो कितना नुकसान पहुंच सकते हैं, क्या उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी गुज़िश्ता साल सोशल मीडिया पे खबरें आनी शुरू हो गई कि एक मछली जो पाकू कहलाती है, जो कि पिराना का रिश्तेदार है, जी। पिराना ओह। बड़ी खतरनाक मछली है, जी जी वो जी। इंट्रोड्यूस कर दी लोगों ने और बगैर सोचे समझे, और अब वो भी नेचर में नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम अपने माहौल को मजीद खराब न करें। जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है उनके लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई नई इंट्रोडक्शन को हमें कंट्रोल करना ठीक ठीक। मौसम साहब, वक्त की कमी, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सो व्हाट इट कम्स टू मी, सिर्फ जो सिल्फ इन कैटफिश है, सिर्फ ये नहीं बल्कि पुराना और इसी स्पीसीज से मिलती जुलती और बहुत सारी फ़िश को भी, फ़िशेस को एक्चुअली मुतारिफ़ करवा दिया जाता है जो कि हमारी नॉर्मेल्सी के ख़िलाफ़ होती है, और फिर वो दूसरी फ़िशेस के लिए जिनको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके लिए ख़तरा बन जाती है। जनाब, कुछ मौसम की बात कर ली जाए तो पंजाब का सबसे पहले रुख करें। मुख्तलिफ इलाके हैं, अभी भी स्मॉग है, धुंध का राज बरकरार है, ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले पाकपतन से, उनसे बात कर लेते हैं। तारिक हुसैन भट्टी। तारिक, पाकपतन की क्या सूरत हाल है, हद निगाह कितनी, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। पाकपतन के मुज़ाफ़ाती इलाके मलकास, बुंगा यात, पुराना थाना और नूरपुर समेत जो दीगर मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर शदीद धुंध का जो है वो राज है। हद निगाह जो है वो इंतहाई कम है और रात के औकात में हद निगाह बिल्कुल इंतहाई सिफर हो जाती है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो रात के औकात में मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाती है और दिन के वक्त भी ट्रैफिक की रवानगी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ड्राइवर हजरात हैं उनको फोग लाइट का इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है कि ड्राइवर हजरात फोग लाइट का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और ड्राइवर हजरात जो है वो मिलकर गाड़ियों को लाइनों की शक्ल में चलाएं ताकि ये जो हादसात हैं उससे जो है वो बचा जा सके। ट्रैफिक आगाही मुहिम जो है वो भी आगाहे बगाहे जो है वो जारी है। शदीद जो धुंध से निज़ाम ज़िंदगी है वो इंतहाई जो है वो इन दिनों में मफलूज हो जाती है। कारोबारी हजरात जो हैं और जो स्टूडेंट तालबा हैं उनको स्कूल कॉलेज जाने में जो इस ठीक है। शदीद धुंध के बायस बहुत सी आपके बैकग्राउंड में मुश्किलात बहुत का शुक्रिया, आपके सामना बैकग्राउंड में ऑलरेडी धुंध नज़र भी आ रही है और आपके मुंह से धुआं भी निकल रहा था। आई विश कराची में भी ऐसी कभी सर्दी हो सके। वेल, कराची में होगी या नहीं, कसूर चलते हैं जहाँ के इर्द गिर्द के इलाके अभी भी धुंध की लपेट में हैं और धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आसिफ जावेद वहाँ से हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। ओवर टू यू आसिफ। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज भी धुंध का राज है। धुंध की वजह से जो निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इस वक्त कसूर की सूरत हाल ये है, धुंध तो कम है लेकिन इस वक्त कसूर के अंदर कोहरे की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी पड़ रही है और ऐसे मौसम में लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि ऐसे मौसम के अंदर सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए, कावे का इस्तेमाल किया जाए और ऐसे मौसम में बच्चों को ठंड से बाहर निकलने से बचाया जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में ठंड में बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हॉस्पिटल के अंदर बुज़ुर्गों की है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन और बुखार जैसी बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। महकमा ट्रैफिक वालों का ये कहना है कि ऐसे मौसम के अंदर अगर सफ़र किया जाए, ज़रूरी है तो सफ़र किया जाए, वरना गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब किया जाए, क्योंकि ऐसे मौसम के अंदर हादसात का होना मामूल बन चुका है। इस वक्त कसूर के अंदर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कसूर के अंदर इस वक्त दर्जा हरारत कम से कम 6 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। जी बेहद शुक्रिया। वेल, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो खेल की दुनिया में आपको ले जाएंगे। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, कल से इसका आगाज़ है। आफ्टर दिस ब्रेक लॉट इज हैपनिंग। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद। और जनाब, इन दिस लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो बात करेंगे क्रिकेट की। बहुत कुछ है क्रिकेट से। एक तो पाकिस्तान टीम पहुंची है श्रीलंका,
3 T20 मैचेस खेलने के लिए। कल पहला मैच होगा उसका, और रिवायती उनका ये कैंडी डांस ग्रुप उन्होंने उसका इस्तकबाल किया है। लॉट ऑफ न्यू फेसेस, तो इस सब पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अंडर 19 जो है वो जिम्बाब्वे से आज फाइनल खेलने जा रही है ट्राई सीरीज़ का, उस पर हम बात कर लेंगे। विद दैट हम ज़रा ILT की भी थोड़ी सी बात करेंगे सादिया, कि नसीम शाह और उस्मान तारिक ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एंड जो इस वक्त क्रिकेट के साथ सियासतबाजी हो रही है, अब उल्टी पड़ रही है भारत को, और बांग्लादेश ने IPL की नशरियात बांग्लादेश में रोक दी है। तो सब पे बात कर लेते। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्रिकेट के अगर हम बात करते हैं तो वेन्यू पे बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर ये कि एक हमारी सीरीज़ का आगाज़ T20 का होने जा रहा है कल से। क्या फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं विद दिस स्क्वाड आपकी? देखिए, पाकिस्तान टीम की ये सीरीज आखिरी सीरीज है T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि वो श्रीलंकन की पिचेस से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान को सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं। और फिर पाकिस्तान टीम में 2 प्लेयर्स की एडिशन हुई है, ख्वाजा नाफे की और शादाब खान की। शादाब खान ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, माजी में कई दफ़ा पाकिस्तान टीम को मैच जितवा चुके हैं। तो उनकी शमूलियत जो है सबसे अहम है, और ये देखना है कि आया वो इंजरी के बाद तकरीबन 1 साल के बाद टीम में वापस आए तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो काफ़ी डिपेंडेबल होगी पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान टीम शायद हो सकता है कि वर्ल्ड कप की टीम में कुछ तब्दीलियां करे। इस टीम में से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें निकाला जाएगा और बाबर आजम को ऐड किया जाएगा या रिजवान को ऐड किया जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी इस सीरीज में परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर पाकिस्तान इस सीरीज को आसानी से जीत लेता है और प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर शायद हो सकता है बाबर आजम को ऐड ना किया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम को टीम में शामिल किया जाएगा और रिजवान को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है बज़ाहिर श्रीलंका के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट T20 एक टूर्नामेंट भी जीत चुकी है, 3 और नेशंस। हो सकता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की भी T20 सीरीज यहाँ हो। अब वो भी आगे पीछे हुई है मामला, अभी उसका जी हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल अच्छा, वो अभी श्योर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो भी एक सीरीज हो जाए हाँ, पाकिस्तान के लेकिन लिए। वर्ल्ड कप की चूंकि तैयारियों के पाकिस्तान लिए में हैदर असल साहब बात ये ये है कि श्रीलंकन सरफेस पे जी आप जी जी कितना एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, अच्छा, ये बड़ी अहम चीज होगी। ये और कप्तानी का मसला भी जो है वो कुछ बातें ऐसी रूमर्स हैं कि हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा जो है वो कप्तान ना हो, कोई और नया कप्तान बनाया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस सीरीज पर डिपेंड करती हैं। ओके। अच्छा, आपने शादाब की बात की। मैं कहूँ एक मिक्स सॉर्ट ऑफ इवेंट रहा उनके लिए बिग बैश, और बाबर के लिए, सबके लिए, जितने पाकिस्तानी, शाहीन तो बिल्कुल ही बाहर हो गए, तो एक मिक्स सॉर्ट ऑफ इवेंट रहा फॉर द पाकिस्तानी बिग बैश लीग। अब उसमें से शादाब आ रहे हैं, आखिरी मैच में उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी थी और तकरीबन 41 रन खा गए थे वो अपने 3 ओवर्स में, जिसके बाद अब वो एंट्री दे रहे हैं। वेयर डज शादाब फिट्स इन, जब आपके पास, और अगर हम ILT की बात कर लें जहाँ पे नसीम शाह वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए हैं, आपके उस्मान तारिक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए हैं, तो इस सब के साथ इस सीरीज़ को कैसे होता हुआ देख रहे हैं? कहाँ फिट इन करते हैं शादाब? नवाज भी आपके पास हैं, सैम अयूब भी आपके पास हैं, अबरार भी आपके पास है। देखिए, शादाब की शमूलियत जो है एज ए बॉलर नहीं हुई थी, मैं ऑलराउंडर की हैसियत से हुई है। और पिछले PSL की 2 या 3 आप सेशन देखें, उसमें दोनों में वो एज ए बैट्समैन ज्यादा नजर आए हमें, बॉलिंग से ज्यादा। तो बिग बैश में वो ऐसे बॉलर ज्यादा खेल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान टीम में अब जो खेलेंगे, मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान टीम उनकी बैटिंग पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि मिडिल में एक अच्छा उनको बैटर मिल सके शादाब खान की सूरत में। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो पोजीशन है, उसमें पाकिस्तान के पास बॉलर्स की कमी नहीं है। उस्मान तारिक हैं, अबरार अहमद हैं, मोहम्मद नवाज हैं, ये 3 तो रेगुलर है, लेकिन चौथा आपके पास एक और बॉलर जो आपने डिस्कवर किया है वो साइम अयूब है। यानी पाकिस्तान बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग में तो इस वक्त खुद कफील है। मसला सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बैटिंग का आता है कि जहाँ पे आपको चेस करना पड़े तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं या बड़ा स्कोर करना पड़े। तो पाकिस्तानी टीम के सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग कोच हैं, उनसे मेरी कुछ दिन 2-4 दिन पहले बात हुई थी, तो मुझे ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि अब श्रीलंका की सीरीज में एक बड़े स्कोर की तरफ हम देखें। अगर पहले हम बैटिंग करते हैं, एक मॉडर्न डे क्रिकेट जो होती है उसके मुताबिक खेलें, क्योंकि माजी में जब भी श्रीलंका में मैचेस हुए हैं तो लो स्कोरिंग मैच हुए हैं, बड़े स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए हैं।
लेकिन सही। अब पाकिस्तान की अप्रोच वो कह रहे थे आपको बड़ी डिफरेंट नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि मिडिल ऑर्डर तक बैटिंग जो है वो एज ए बैटर खेलेगी, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि हम हैदर ऑलराउंडर हैं साहब, क्या ये बताइएगा कि साइम अयूब को क्या हम स्पिनर काउंट करना चाहिए या हम इस पर डिपेंड कर सकते हैं, यानी बिकॉज वो एक प्रिडिक्टेबल बॉलर है और जब से खासतौर पर वो स्पिन की तरफ आया है उसकी अपनी बैटिंग बहुत अफेक्ट हुई है, तो यू नो ही बीइंग एन ओपनर फॉर T20 स्क्वाड, आप उस पर कैसे इतना बर्डन डाल सकते हैं और आप उसे रेगुलरली समझ सकते हैं कि वो आपका स्पिन कैरी कर सकता है? देखिए, बदकिस्मती से हमारी टीम में ये है, सर्वाइवल मोड चलता है कि यहाँ नहीं चले तो वहाँ चल जाएंगे। अच्छा, कुछ फेवरेटिज्म भी होता है कि जो सेलेक्टर्स को या मैनेजमेंट को जो खिलाड़ी पसंद आ जाता है कि उसे हर सूरत में खिलाते रहते हैं, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। तो साइम अयूब इस वक्त टीम मैनेजमेंट की आंखों के तारे हैं, तो वो बॉलिंग या बैटिंग में कहीं भी वो चाहते हैं कि एडजस्ट हो जाए। लेकिन बॉलर भी 4 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 20 ओवर्स हैं, 20 ओवर आपको करने हैं और तीन बॉलर्स आपके फास्ट बॉलर यूज़ होंगे। 2 मेन फास्ट बॉलर हैं, एक फ़हीम अशरफ हैं। तो स्पिनर्स के पास इतना कोई स्पेस नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान हो। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि आप साइम अयूब की बॉलिंग ना काउंट करें, ना उनको करवाएं, ताकि उनको ये एहसास हो कि मैं बैटर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मुझे बैटिंग करनी है। लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है 1-2 विकेटें जब वो ले लेते हैं या रन्स रोकते हैं 1-2 ओवर में, तो समझते हैं कि ये हमारे मैन बॉलर बन गए हैं। तो ये एक जो माइंडसेट है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कल से बड़ी अहम सीरीज़ शुरू हो रही है पाकिस्तान की, श्रीलंका पाकिस्तान, उसमें ख्वाजा नाफे को जो है वो इस्तेमाल कर रहा होगा। अब्दुल समद भी हैं स्क्वाड में, बहुत सारे हैं, लेकिन देखना ये है कि स्क्वाड में होने के बाद अब प्लेइंग 11 फाइनल क्या बनती है। ये सीरीज़ पूरी एक टेस्टर होगी। आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट 3 डिफरेंट टीम्स इन all three T20s। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।